अस्सलाम वालेकुम। चलो सर स्टार्ट कर रहे हैं। सर लास्ट क्लास के अंदर हमने सेक्शन ई का जो सेकंड चैप्टर है यानी कि पेबैक पीरियड वो अलहमदिल्ला कंप्लीट कर लिया था। और उसके अंदर हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा था, वो था डिस्काउंटिंग का। ठीक है, मसला क्या था कि हमने जो सिनेरियो देखा था पेबैक मेथड के अंदर या पेबैक पीरियड के अंदर, तो हमारे पास दो तरीके के पेबैक पीरियड थे। एक हमारे पास था नॉर्मल पेबैक पीरियड जिसके अंदर हम नॉर्मल कैश फ्लोज यानी कि फ्यूचर अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज यूज करते थे। लेकिन उसके अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम किसकी थी? वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो कंसिडर ही नहीं करता था, जो कि एक बड़ा ब्लंडर है, मतलब एक बड़ी मिस्टेक उसकी वजह से आपके पास हो सकती है। तो सर हमने फिर दूसरा एरिया देखा था जिसके अंदर हमने पेबैक पीरियड ही कैलकुलेट किया, लेकिन यूजिंग ऐसे कैश फ्लोज जिसके अंदर से हमने इंटरेस्ट का इम्पैक्ट निकाल दिया था, जिसको हम कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। तो सर अगर ओवरऑल बेसिस पे देखा जाए तो हमारे हमारे जितने भी ये मेथड्स हैं, चार मेथड्स हैं ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक वो आपके मेथड या एक वो मेथड जो कि आपके नॉर्मल कैश फ्लोज यानी कि फ्यूचर अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज को यूज करता है। और सर एक हमारा वो कैटेगरी है, एक हमारी वो कैटेगरी है जिसके अंदर वो सारे मेथड्स हैं, बेसिकली वो तीन मेथड्स हैं जो कि ऐसे कैश फ्लोज को कंसीडर करते हैं जिनको हमने क्या किया हुआ होता है, डिस्काउंट किया हुआ होता है, यानी कि डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। तो सर ये जो हमारी सेकंड कैटेगरी है ना, जिसके अंदर हम सारे डिस्काउंटेड कैश फ्लोज को यूज करते हैं एनालिसिस के लिए, इस पूरी कैटेगरी को एज अ होल हम क्या कहते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। ठीक है, तो सर अगर एग्जामिनर आपको कभी ये पूछता है कि भाई ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस क्या होती है, तो घबराना नहीं है आपने, आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि सर ऐसे मेथड्स ऑफ एनालिसिस जिसके अंदर हम डिस्काउंटेड कैश फ्लोज यूज करते हैं, वो पूरा सिनेरियो क्या कहलाता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, जिसके अंदर हमारे पास क्या क्या है, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, एनपीवी, आईआरआर। ठीक है, तो सर देखिए हमारे पास जो ये थर्ड चैप्टर है इसका बेसिकली नाम ही क्या है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, क्योंकि उसी के अंदर हमारे पास मेथड्स आ रहे हैं। अब सर पहले जरा डिस्काउंटिंग को रिकॉल करते हैं, उसके अंदर हमने क्या किया था उसको रिकॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि हालांकि मैं बता चुका हूं, लेकिन मैं इसलिए रिकॉल करा रहा हूँ, नंबर वन, कि आपको पूरा वो जहन में भी आ जाए सिनेरियो कि भाई हमने क्या काम किया था, किस तरीके से किया था, हमारी वर्किंग क्या थी। ठीक है, दूसरा सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से मैं इतना सारा आपको रिकैप कराऊंगा और आपको मैं एक एग्जांपल भी कराऊंगा, वो ये है कि मुझे आपको ये जो ग्राफ, सॉरी, ये जो वो है ना टेबल, ये जो टेबल है, मुझे आपको इन टेबल से लेके आना है कैलकुलेटर पे। मतलब मेरा ये टारगेट है कि आप सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करें। उसके लिए हमें वो सारा सिनेरियो दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा और दोबारा समझ के उसको आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, और उससे इंशाल्लाह फायदा क्या होगा कि आप आ जाएंगे 100% कैलकुलेटर पे, फिर आप ये टेबल को देखेंगे ही नहीं। सिर्फ एक काम के लिए अगर आप देखना चाहे तो देखेंगे कि वो क्या है, कि आप जो है वो वेरीफाई कर लो कि भाई आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो सर जरा दोबारा जो डिस्काउंटिंग की वर्किंग है उसको देखते हैं। देखिए सर, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई अगर मेरे पास एक प्रोजेक्ट आता है, सही है, तो उसमें सिनेरियो क्या है भाई, सिनेरियो ये है कि सर एक प्रोजेक्ट आया है जिसके अंदर मुझे $32,000 लगाने थे आज। ठीक है, अच्छा, इंटरेस्ट रेट मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन सर ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि आज अगर 32,000 लगाऊं, 3 साल तक मुझे रिटर्न मिलेगा। कितना रिटर्न मिलेगा? 11,000, 12,100 और 13,310। ये मुझे फ्यूचर में कैश फ्लोज मिलने हैं। अब सर मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि यार ये जो मुझे रिटर्न मिल रहा है, कैश फ्लोज मिल रहा है, ये टोटल कितने हैं, तो सर मैंने इनको टोटल कर लिया। टोटल कर लिया तो सर इसकी अमाउंट आ गई 36,410, और इन्वेस्टमेंट थी 32,000 की। 4,410 पॉजिटिव में आ रहा था, तो मैंने कहा कि भाई आप क्या कर दो, इन्वेस्टमेंट कर दो, फायदा होगा। लेकिन सर ये पूरा का पूरा मेरा जो डिसीजन था वो गलत था। ठीक है, गलत क्यों था बाद में आते हैं, लेकिन पहले जरा कुछ करेक्टरिस्टिक है सर। ये जो हमारे कैश फ्लोज थे जो हमें फ्यूचर में मिलने थे सर, इनमें से हर एक कैश फ्लो को मैं क्या कहता हूं, या इन सबको मैं ओवरऑल क्या कहता हूं, फ्यूचर कैश फ्लोज या फिर अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। ठीक है, और सर ये जो इनका मेरे पास सम आता है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सम ऑफ अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। हमारा इससे कोई खास वास्ता नहीं है। अच्छा, अब सर इस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम क्या थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सर क्यों भाई, क्या मसला था भाई? टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहता है कि अ डॉलर अर्न टुडे कैन नेवर बी इक्वल टू अ डॉलर अर्न टुमारो। $1 आपने आज कमाया, आज 8 तारीख है, और यही $1 अगर आप कल कमाते हो, इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट एग्जिस्ट कर रहा है, इंटरेस्ट मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर आप एक अमाउंट आज कमा रहे हो, उसको अगर आप बैंक में रख दो तो एक दिन का इंटरेस्ट मिलेगा, कल जो इसकी अमाउंट आएगी वो $1 से ज्यादा होगी। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं रिवर्स तरीके से देखूं तो सर ये जो मतलब अगर $1 से ज्यादा होगी तो इसका मतलब इससे अमाउंट ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं रिवर्स तरीके से देखूं तो सर ये जो $1 है 8 अक्टूबर को, आज इसकी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू 1 ही है, लेकिन ये जो फ्यूचर में मुझे $1 मिलना है, इसकी एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है, इसकी रियल वैल्यू ये नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दिन बाद मिलनी है ना ये अमाउंट, इसमें एक दिन का इंटरेस्ट ऑटो इन्वॉल्व या इंक्लूड हो चुका होगा। तो अगर मुझे इसकी एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो मुझे इसमें से एक दिन का इंटरेस्ट निकालना था, फिर जाके इसकी रियल वैल्यू आती। सही है, और अब सर यहाँ पे यही प्रॉब्लम थी, यहाँ पे यही प्रॉब्लम थी कि जिन दो वैल्यूज को मुझे कंपेयर करना है, जिन दो वैल्यूज को मुझे कंपेयर करना है, इन दोनों की जो वैल्यूज हैं वो सेम पोजीशन पे ही नहीं है।
सही है। जिन दो वैल्यूज को मुझे कंपेयर करना है वो दोनों वैल्यू सेम पोजीशन पे ही नहीं है। मुझे ये वाले $1 और ये वाले $1 को कंपेयर करना है, ये देखना है कि भाई दोनों में से कौन अच्छा है। ठीक है, $1 मुझे आज मिलना है, एक मुझे कल मिलना है। अब मुझे ये देखना है कि भाई दोनों में से कौन अच्छा है। तो सर मुझे इन दोनों की वैल्यू सिर्फ उस वक्त कंपेयर करनी है जब ये दोनों सेम लेवल पे हो। अभी ये दोनों सेम लेवल पे है ही नहीं। सही है। और इसकी मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि भाई अगर सेम दो दो एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी कि भाई अगर सेम लेवल पे नहीं है तो कंपैरिजन सही नहीं होता। हमेशा कंपैरिजन सही कब होगा, जब दोनों चीजें सेम लेवल पे हो। तो सर अब ये सेम लेवल पे नहीं है, अब क्या करना है सर, अब मुझे इन दोनों को सेम लेवल पे लाना है। सर पहला तरीका क्या है, पहला तरीका क्या है जो हमने यूज नहीं करना, वो ये है कि सर ये जो आज वाली वैल्यू है ना, जो आज $1 मुझे मिलना है, मैं इसकी कल की वैल्यू निकाल लूं, यानी कि फ्यूचर की वैल्यू निकाल लूं। मैं इसको क्या करूं, फ्यूचर में ले जाऊं, इसकी फ्यूचर की वैल्यू निकाल लूं। सर वो कैसे निकालूंगा, सर सिंपल तरीका है। अगर इंटरेस्ट 10% है एक दिन का, तो सर इसका मैं 10% निकालूं, 1 का 10% कितना हो गया, 0.1। और सर मैं इसमें ऐड कर दूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.1 आ जाएगी। लेकिन सर ये लंबा तरीका, हम आसान तरीका यूज करते हैं। कौन सा, परसेंटेज वाला। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई परसेंटेज इस पर अप्लाई हो रही है तो ये 100% है। ठीक है। और अगर आपको इस पे 10% ऐड करना है तो सर इसकी वैल्यू आफ्टर इंटरेस्ट हो जाएगी 110%। तो सर इसको मल्टीप्लाई कर दो 110% से। सही है। अब जरा इसको प्रॉपर तरीके से लिखने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 110% आपको तो समझ आ जाएगा क्योंकि आपने तो चीजें पढ़ी हुई हैं। आप किसी नए बंदे को दोगे, वो बोलेगा यार ये 110% क्या, इंटरेस्ट रेट तो 10% है। सही है। तो आप क्या करते हो, आप उसको बोलते हो कि भाई बेसिकली हम इस $1 को 110% से नहीं बल्कि 1 + 10% से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जहां पे 1 का मतलब ये 100% हो गया और प्लस 10% क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तो 1 + 10% से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो सर इसकी फ्यूचर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक तरीका ये था। अब जरा इसी तरीके से, अब सर जरा इसी तरीके से मैं इस क्वेश्चन को भी देख लेता हूँ, जरा इसी तरीके से मैं इस क्वेश्चन को भी देख लेता हूँ। सही है। लेकिन मैं जरा पहले रिवर्स जाता हूँ, फिर हम पहले मैं जरा ये वाला इस तरीके से जाता हूँ, फिर हम इसको वापस लेके आएंगे। तो सर देखिए, अगर सपोज मेरे पास $10,000 की अमाउंट थी, मेरे पास $10,000 की अमाउंट रखी हुई थी। ये मैं एक जगह पे जाके इन्वेस्ट कर रहा हूं, एक जगह पे जाके इन्वेस्ट कर रहा हूं। और सर इंटरेस्ट रेट है 10%। इंटरेस्ट रेट क्या है, 10% है। तो सर मुझे ये मालूम करना है कि एक साल के बाद, एक साल के लिए इसको इन्वेस्ट करता हूं तो एक साल का इंटरेस्ट रेट है 10%। तो सर एक साल के बाद मुझे टोटल कितने पैसे वापस मिलेंगे। सही है। मतलब इन अदर वर्ड मेरी ये टोटल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी हो गई होगी। सही है। इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई एक साल के बाद। तो सर सिंपल सी बात है, यही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, यही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा सर। मैं इसको 1 + 10% इंटरेस्ट है ना, इससे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सर एक साल बाद इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 11,000 की आ जाएगी। आ जाएगी। एक साल के बाद मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11,000 की आएगी। अब सर मैं ये कंसिडर करता हूं कि ये पैसे मैं वापस नहीं लेता। सही है। जितनी मेरी वैल्यू बनी है 11,000 की, ये वहीं पे ही रखी रहती है और फिर इसको मैं एक साल और वहीं पे ही इन्वेस्ट कर देता हूं, एक साल और वहीं पे ही रहने देता हूं। तो सर क्या होगा, तो सर नेक्स्ट ईयर मुझे क्या मिलेगा, मुझे सर 11,000 पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा। सही है। पहले साल 10,000 इन्वेस्ट किए तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई, 11,000। अब ये 11,000 मैंने वही रहने दिए। तो सर नेक्स्ट ईयर मुझे कितने पे इंटरेस्ट मिलेगा, 11,000 पे मिलेगा 10% इंटरेस्ट। तो सर अगर मुझे सेकेंड ईयर के एंड पे इसकी वैल्यू मालूम करनी है, सेकेंड ईयर के एंड पे अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मालूम करनी है, तो क्या करूं, अगेन जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी इस पे मैं 1 + 10% से इसको मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है। 1 + 10% से इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो है वो, मेरे पास सेकेंड ईयर की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड ईयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12,100 आ जाएगी। देखिए, लेकिन जरा सा इसको चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं, ये 12,100 क्या है, ये 12,100 क्या है। सर ये मेरे पास ये जो 10,000 था ना, 10,000 इसके सेकंड ईयर की वैल्यू है। 10,000 की ही सेकंड ईयर की वैल्यू है। क्यों, क्योंकि 10,000 की जब मैंने फर्स्ट ईयर की एंड की वैल्यू निकाली तो मैंने क्या करा, इसको 1 + 10% से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद मैंने इसकी सेकंड ईयर की वैल्यू निकालने के लिए 11,000 जो कि इसकी फर्स्ट ईयर की वैल्यू थी, उसको दोबारा 1 + 10% से मल्टीप्लाई करते हो, 12,100 आ गई। तो सर बेसिकली ये 12,100 ये 10,000 की ही सेकंड ईयर की वैल्यू है। 10,000 की फर्स्ट ईयर की वैल्यू कितनी थी, फर्स्ट ईयर की एंड की वैल्यू 11,000 और सेकंड ईयर की एंड की वैल्यू कितनी थी, 12,100। तो सर मैंने जो कैलकुलेशन ऐसे की है इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। मॉडिफाई क्या कर रहा हूँ, मैं कहता हूं कि यार अगर मुझे 10,000 की सेकंड ईयर की वैल्यू चाहिए, 10,000 की सेकंड ईयर की वैल्यू चाहिए, तो क्या मैं 10,000 को दो मरतबा 1 + 10% से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। 10,000 को दो मरतबा 1 + 10% से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं। जब एक मरतबा मल्टीप्लाई करूंगा यही 11,000 बन जाएगा, दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा 12,100 बन जाएगा। ऐसा ही है ना।
मतलब इन अदर वर्ड्स अब जरा सुनिएगा, मैंने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट ईयर के एंड की वैल्यू निकालने के लिए, 10,000 के फर्स्ट ईयर के एंड की वैल्यू निकालने के लिए 1 साल का इंटरेस्ट ऐड किया 1 + 10% से मल्टीप्लाई करके। मुझे सर जब इसकी सेकंड ईयर की वैल्यू, दो साल बाद की वैल्यू चाहिए थी, सेकंड ईयर के एंड की वैल्यू चाहिए थी, तो सर मुझे पता है 2 साल इंटरेस्ट मिलेगा, तो 2 साल इंटरेस्ट ऐड करने के लिए मैंने 1 + 10% से 2 मरतबा मल्टीप्लाई कर दिया। फिर सर क्या हुआ, फिर सर अमाउंट घर पे लेके आ गए? नहीं सर, ये 12,100 मैंने दोबारा वहां पे छोड़ दिया, अब सर तीसरे साल के एंड की वैल्यू, सही है, ये मैंने तीसरे साल के लिए दोबारा वहां पे छोड़ दिया ताकि तीसरे साल भी मुझे इस पे इंटरेस्ट मिले। अब सर तीसरे साल के एंड पे मुझे इसकी कितनी वैल्यू मिलेगी सर, 12,100 पे अब दोबारा एक और मरतबा इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट कैसे ऐड होगा, मैंने आपको बताया 1 + 10% के थ्रू इंटरेस्ट एक और मरतबा ऐड हो जाएगा। तो सर तीसरे साल के एंड पे कितनी वैल्यू मिलेगी, 13,310 की मुझे वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन सर अगेन ये जो 13,310 है, ये किसकी वैल्यू है सर, ये 10,000 के थर्ड ईयर की वैल्यू है, ये 10,000 की थर्ड ईयर की एंड की वैल्यू है, इसमें 3 साल का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो सर क्या मैं उसको ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकता था कि सर 10,000 की अगर मुझे एंड की वैल्यू चाहिए, 10,000 की अगर मुझे, सॉरी 10,000 की अगर मुझे थर्ड ईयर के एंड की वैल्यू चाहिए, तो मुझे पता है इसमें 3 साल का इंटरेस्ट लगेगा, तो सर मैं इसको 3 मरतबा 1 + 10% से मल्टीप्लाई कर देता, 3 मरतबा 1 + 10% से मल्टीप्लाई कर देता, बात तो सेम ही हो जाती, 10,000 को 1 मरतबा 1 + 10% से मल्टीप्लाई करता है 11,000, यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड की वैल्यू आती, 1 साल का इंटरेस्ट ऐड होता, दोबारा मल्टीप्लाई करता, एक और साल का इंटरेस्ट ऐड होता, 12,100 आती, तीसरी मरतबा मल्टीप्लाई करता है, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट भी ऐड हो जाता, ये वाली वैल्यू आ जाती। ठीक है, तो सर यहाँ पे पता क्या चला कि अगर अगर मुझे एक अमाउंट को फ्यूचर पीरियड पे ले जाना है, सही है, तो मैं क्या करूं, उसको 1 + इंटरेस्ट रेट, जो भी इंटरेस्ट रेट है 10%, उससे मल्टीप्लाई कर दूं कितनी मरतबा, जितने ईयर्स बाद की उसकी वैल्यू मुझे चाहिए, 3 ईयर बाद की चाहिए, 3 मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं। अब सर आपको ये बात पता है, इसको थोड़ा मैथमेटिकली आसान कर लेते हैं। आपको ये बात पता है कि सर जब एक ही अमाउंट से एक से ज्यादा अमाउंट्स मल्टीप्लाई हो रही हो, और जो अमाउंट्स मल्टीप्लाई हो रही हो वो एक्जैक्टली सेम हो, देखें 10,000 से एक ही ब्रैकेट 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है, ये तीनों ब्रैकेट सेम है, तो सर क्या मैं इनको आसानी के लिए ऐसे नहीं लिख सकता, 1 + 10% की पावर 10% की पावर 3। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे ये लगाया है, ये पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इन अदर वर्ड ये 3 पावर के अंदर है, तो सर 1 + 10% की पावर 3 पावर क्यूब इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ, सही है, बिल्कुल कर सकता हूं, कर तो सकता हूं, लेकिन मैंने पहले आपको वैसे क्यों लिख के दिखाया, क्योंकि आप जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करने जाओगे, कैलकुलेटर में आपको क्यूब नहीं मिलेगा, आपको एग्जाम के अंदर नॉर्मल सिंपल कैलकुलेटर ले जाना है, उस पर क्यूब नहीं मिलेगा। तो आपको पता है अगर क्यूब है तो कैसे सॉल्व करना है, आप 10,000 को इससे 3 मरतबा मल्टीप्लाई कर दो, 1 + 10% यानी कि 1.1 से 3 मरतबा मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरीके से सर अगर ये दो ब्रैकेट है तो क्या करूं सर, इसकी पावर आप स्क्वायर कर लो, आप 10,000 इंटू 1.1 से 2 मरतबा मल्टीप्लाई कर दो, और सर इसकी पावर क्या होगी, इसकी पावर होगी 1, की पावर क्या होगी, 1 होगी। तो सर ये तो तरीका था करंट वैल्यू को फ्यूचर पे ले जाने का, सही है, करंट वैल्यू को फ्यूचर पे ले जाने का, लेकिन मैंने आपको बताया था हम ये नहीं करते, हम करंट वैल्यू को फ्यूचर पे नहीं ले जाते, क्यों, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहा हूँ ना, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहा हूँ, एक एक वैल्यू मेरे पास अभी अवेलेबल है, तो मैं ये कंसिडर करता हूँ कि यार बेहतर ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट आज कर रहा हूँ, पैसे आज जा रहे हैं, तो जो रिटर्न मुझे मिल रहा है ना, उसकी भी मुझे आज की वैल्यू पता चल जाए, आज की वैल्यू। ठीक है, तो बेहतर यही होता है। दूसरी वजह ये भी होती है कि अगर आप या इसको फ्यूचर पे ले जाते हो, आप बोलते इसको फ्यूचर पे ले जाओ, तो आपको ये सारी अमाउंट्स को भी अलग अलग फ्यूचर पे ले जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा और मुश्किल काम हो जाता है। तो इससे बेहतर क्या होता है कि आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो फ्यूचर की अमाउंट्स को भी आप आज पे ले आओ, जो फ्यूचर के रिटर्न मिल रहे हैं उसको भी आज पे ले आओ, आज की वैल्यू उनकी निकालो और फिर कंपेरिजन कर लो। तो सर हम क्या करते हैं, हम बनिस्बत इसके कि आज की वैल्यू को फ्यूचर पे ले जाएं, हम इन दोनों को सेम लेवल पे लाने के लिए, क्योंकि अगेन ये दोनों सेम लेवल पे नहीं है, सेम लेवल पे लाने के लिए जो फ्यूचर की वैल्यू है उसको आज पे ले आते हैं, फ्यूचर की वैल्यू को आज पे ले आते हैं। अब सर फ्यूचर की वैल्यू को अगर आज पे लाना है तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि भाई अगर ये $1 मुझे एक दिन बाद मिल रहा था ना, तो इसमें एक दिन का इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, एक दिन का इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, सही है। लेकिन अगर मैं इसको आज की वैल्यू पे ला रहा हूं, तो अगर आज के दिन ये मुझे अमाउंट मिल जाती, तो इसमें कोई इंटरेस्ट का इंपैक्ट होता, नहीं होता, सही है। अगर ये $1 मुझे आज मिलता, क्या इस पे इंटरेस्ट का इंपैक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें तो एक दिन का इंटरेस्ट है। तो सर मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से एक दिन का इंटरेस्ट निकालना है। सर कैसे निकालेंगे, जैसे डाला था वैसे निकाल दें। इंटरेस्ट डालने के लिए 1 × 10% से मल्टीप्लाई किया था, निकालने के लिए क्या करो, 1 / 1 + 10% कर दो, ठीक है, 1 / 1 + 10% कर दो, तो सर इसकी आपके पास आज की वैल्यू आ गई। ये काम हमने करना है,
तो सर अगर ये काम करना है तो ये काम हमारे पास यहाँ पे भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। क्या मतलब भाई, अगर अगर मेरे पास एक अमाउंट रखी हुई है 1 साल पे, एक अमाउंट मेरे पास रखी हुई है 1 साल पे, यानी कि 1 साल के एंड पे रखी हुई है, एक मुझे रिटर्न मिल रहा है, एक मुझे कैश फ्लो मिल रहा है फर्स्ट ईयर के एंड पे, मुझे उसके आज की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आज कर रहा हूँ ना, उसकी आज की वैल्यू निकालनी है। तो सर मसला क्या है, मसला ये इसमें एक दिन का, 1 साल का, सॉरी 1 साल का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, 1 साल का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो सर अगर मुझे इसमें से 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है आज की वैल्यू बनाने के लिए, तो सर क्या करूं? सर डाला कैसे था 1 साल का इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई कर दिया था 1 + 10% से। सर यहाँ पे 1 साल का इंटरेस्ट अगर निकालना है तो क्या करना है सर, डिवाइड कर दें, 1 + 10% से आप डिवाइड कर दें, ठीक है, 1 + 10% से डिवाइड कर दें। सर करके देख लें, आपके पास इसकी आज की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से सर अगर एक अमाउंट आपके पास 2 साल पे रखी हुई है, 2 साल का मतलब सेकंड ईयर के एंड पे रखी हुई है, उसकी आज की वैल्यू चाहिए, तो सर क्या करना है सर, उसमें 2 साल का इंटरेस्ट है, 2 साल का इंटरेस्ट निकाल दें। कैसे निकालेंगे? डालने के लिए मल्टीप्लाई किया था 2 मरतबा 1 + 10% से, सर निकालने के लिए डिवाइड कर दें 2 मरतबा 1 + 10% से, 2 मरतबा 1 + 10% से डिवाइड कर दें। 1 + 10% से डिवाइड कर दें 2 मरतबा, सही है, तो सर इसकी वैल्यू आ जाएगी। सर फिर एक अमाउंट मेरे पास तीसरे ईयर पे रखी हुई है, थर्ड ईयर के एंड पे, इसमें कितना इंटरेस्ट है, 3 साल का। अगर इसकी आज की वैल्यू चाहिए तो सर 3 साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए इसको 3 मरतबा 1 + 10% से डिवाइड कर दें, तो सर इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। सही है। तो सर हमारे पास ये तरीका था प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। अब यहाँ पे अगेन वही मसला कि सर ये जो 13,310 है ना, उससे एक अमाउंट डिवाइड हो रही है, सही है, सॉरी बल्कि ये 13,310 एक अमाउंट से डिवाइड हो रहा है, इसके डिनोमिनेटर में एक अमाउंट है, सही है। लेकिन ये जो अमाउंट है इसके अंदर ये तीनों ब्रैकेट सेम है, तो सर इसको मैं 3 मरतबा लिखूं, इससे क्या ये बेहतर नहीं है कि मैं डायरेक्टली 1 + 10% की पावर क्या ले लूं, क्यूब ले लूं, 1 + 10% की पावर क्या ले लूं, क्यूब ले लूं। बात तो एक ही है, 1 + 10% की पावर क्यूब, ये क्या होगा, मतलब 1 + 10% अपने आप से 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, बात तो सेम है, सही है। इसी तरीके से सर यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो एक ही अमाउंट है उसके अंदर दो ब्रैकेट्स है, दोनों सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सर क्या ये बेहतर नहीं है कि मैं सर एक ही मरतबा ब्रैकेट लिखूं और इसकी पावर क्या ले लूं, स्क्वायर ले लूं, इसकी पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी, और सर ये जो अकेला है इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो सर इसका मतलब आपको पता चला कि अगर 13,310 जो कि थर्ड ईयर के एंड पे अमाउंट रखी हुई है उसको करंट पे लाना है, तो आप 1 + इंटरेस्ट रेट यानी कि 10% की पावर 3, 3 साल के इंटरेस्ट है, 3 साल का इंटरेस्ट एलिमिनेट करना है, तो सर 3 से डिवाइड कर दें। सर अगर 2 साल के एंड पे रखी हुई है, 2 साल का इंटरेस्ट है, तो सर 12,100 डिवाइड बाय 1 + 10% की पावर स्क्वायर, 1 साल पे रखी हुई तो पावर 1। लेकिन सर आपने अलग अलग क्यों लिख के दिखाया था, क्योंकि अगेन देखो वही मसला है कि आपके कैलकुलेटर में ये क्यूब या स्क्वायर का ऑप्शन है ही नहीं, क्यूब या स्क्वायर का ऑप्शन नहीं है। तो आपने क्या करना है जरा सुनिएगा, आपने 13,310 को, इसमें 3 साल का इंटरेस्ट है ना, 3 साल का इंटरेस्ट है, आपने 13,310 को 3 मरतबा 1 + 10% से डिवाइड कर देना है, 1 + 10% से 3 मरतबा डिवाइड कर देना है। इसी तरीके से 12,100 सेकंड ईयर के एंड पे रखी हुई है, 2 साल का इंटरेस्ट है, करंट वैल्यू चाहिए, तो सर 1 + 10% से 2 मरतबा डिवाइड कर देंगे और इसको 1 मरतबा डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सर हमने ये काम करना है, और यही काम हमारे पास किसके लिए यूज होता है, डिस्काउंटिंग के लिए, ये हमारा काम, ये काम हमने सर यूज करना है, ठीक है। तो सर अब इसी को कंसिडर करते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब सर मैंने क्या करा, मैंने कहा कि भाई देखो इसमें मसला ये था कि ये जो अमाउंट्स मुझे मिलनी है ना फ्यूचर में, ये जो अमाउंट्स मुझे फ्यूचर में मिलनी है, इन अमाउंट्स के अंदर तो इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इसमें 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, मेरी इन्वेस्टमेंट में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर मुझे, मैं ये चाहता हूं कि इनकी जो एनालिसिस हो वो प्रॉपर तरीके से हो, सही है, मैं इनको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करूं और सही डिसीजन लूं, तो सर मेरे लिए जरूरी है कि सबको सेम लेवल पे लेके आऊं, यानी कि इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट नहीं तो इनमें से भी इंटरेस्ट निकालूं, और इंटरेस्ट निकालूंगा तो इनकी क्या आ जाएगी, आज की वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, सही है। तो सर मेरे पास ये जो इनफ्लोज थे, इनमें से हर एक इनफ्लो की मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाली, कैसे, वैसे ही। पहला वाला जो है, इसको, इसके अंदर 1 साल का इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट रेट है 10%, तो सर इसको मैंने 11,000 को एक मरतबा डिवाइड कर दिया 1 + 10% से, सही है, 1 + 10% से एक मरतबा मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ये हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया। फिर सर उसके बाद क्या हुआ, फिर सर उसके बाद क्या हुआ,
उसके बाद सर ये जो 12,100 है सेकंड ईयर के एंड पे थी, इसमें 2 साल का इंटरेस्ट था। 2 साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए सर मैंने इसको कैलकुलेटर पे 1+10% से 2 मरतबा डिवाइड कर दिया। और अगर इन थ्योरी देखा जाए तो सर मैंने इसको 1+10% की पावर 2 से, पावर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है। और सर ये जो 13,310 था, ये 3 साल का एंड पे था, 3 साल का इंटरेस्ट था। निकालने के लिए 1+10% से 3 मरतबा कैलकुलेटर पे डिवाइड कर दिया। और अगर सर इन थ्योरी देखा जाए तो सर मैंने क्या किया, तो सर मैंने जो है इसको 1+10% की पावर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब सर ये जो मेरे पास वैल्यूज आई है ना, ये जो मेरे पास इनकी वैल्यूज आई है, ये आज की वैल्यूज आ गई विदाउट इंटरेस्ट वाली, इनकी मेरे पास वैल्यूज आ गई। इन्वेस्टमेंट में भी इंटरेस्ट नहीं था, उसकी वैल्यू थी 32,000। और इनमें से भी अगर इंटरेस्ट निकाल लिया तो कैश फ्लोज कितने मिल रहे हैं, 30,000। तो सर इसका मतलब 2,000 मेरे जेब से जा रहे हैं। तो सर इसका मतलब ये प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट नहीं है, इसके अंदर मुझे क्या करना चाहिए था, रिजेक्ट कर देना चाहिए था। सही है। अब सर सिनेरियो ये था कि ये जो काम मैंने यहाँ पे किया है, फ्यूचर की वैल्यू को प्रेजेंट की वैल्यू बनाना, कैसे, जो इंटरेस्ट इन्वॉल्व है उसको एलिमिनेट करके, जो कि मैंने यहाँ पे भी किया है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डिस्काउंटिंग कहलाता है। इसीलिए सर ये वाले जो कैश फ्लोज थे ये कहलाते हैं फ्यूचर कैश फ्लोज या डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। ये वाले जो कैश फ्लोज आते हैं ना, ये कहलाते हैं सर मेरे डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, ये कहलाते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। और इसीलिए इस चैप्टर का क्या नाम है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, क्योंकि हमने ये वाले कैश फ्लोज यूज करना है। लेकिन अब सर सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो ये है कि जब हम पे बैक के अंदर कैलकुलेशन करते हैं, वहां पे हमें हर एक कैश फ्लो की अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू चाहिए होती है। सही है। वहां पे मुझे हर एक फ्यूचर के कैश फ्लो की अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू चाहिए होती है, यानी कि इन अदर वर्ड डिस्काउंटेड कैश फ्लोज चाहिए होते हैं, क्योंकि उसका प्रोसीजर ऐसा है कि अलग अलग कैश फ्लोज चाहिए। लेकिन जब मैं एनपीवी या आईआरआर पे जाता हूं तो मुझे इनकी अलग वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे इनकी अलग अलग वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे इनकी एक सिंगल प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। मतलब कि इनकी जो सेपरेट सेपरेट प्रेजेंट वैल्यूज आई है ना, इनका सम चाहिए। मतलब इन अदर वर्ड ये 30,000 की अमाउंट चाहिए। तो सर इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं कहता हूं सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। लेकिन इससे बहुत ही बेहतर वर्ड हमारे पास यूज होता है, वो कहलाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। तो सर मैं अभी से बता रहा हूं कि हमारा टारगेट एनपीवी और आईआरआर के अंदर ये होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। ठीक है ना। हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट होगा सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। सही है। चाहे मैं अलग अलग सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, लेकिन मुझे इनको सम करके टोटल एक सिंगल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज चाहिए, यही मैंने यूज करना है। ठीक है सर, समझ आ गई बात। अब सर जरा एक एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल क्यों करा रहा हूं, आपको कैलकुलेटर से वर्किंग सिखाने के लिए। सही है। तो सर एक एग्जाम्पल करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं। सर ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, उसकी टाइमलाइन है। ठीक है ना। टाइमलाइन आपको ये बताती है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस प्रोजेक्ट से मुझे क्या मिलेगा, क्या मेरे पास से जाएगा। तो सर सिनेरियो ये, अच्छा कैलकुलेटर जरा हाथ में ले लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको पूरी वर्किंग सिखा रहा हूँ जो आपने एग्जाम में करनी है। तो कैलकुलेटर हाथ में रखें और उसी को हमने यूज करना है। सर $1,200 की इन्वेस्टमेंट ये मेरे से मांग रहा है, 3 साल का प्रोजेक्ट है, 3 साल तक ये मुझे बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। 1200 की मेरे से क्या मांग रहा है, इन्वेस्टमेंट मांग रहा है। ठीक है। सर इससे मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, सर इससे मुझे रिटर्न मिलेगा फर्स्ट ईयर के अंदर $565। ठीक है। फर्स्ट ईयर के अंदर $565 का मुझे रिटर्न मिलेगा। उसके बाद सर सॉरी 550 का रिटर्न मिलेगा, फर्स्ट ईयर के अंदर 550 का रिटर्न मिलेगा। उसके बाद सर सेकंड ईयर में मुझे रिटर्न मिलेगा 605 का, और उसके बाद मुझे रिटर्न मिलेगा $655.5 का। ठीक है। ये सर मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ इसकी लाइफ रिटर्न मिलेंगे। अब सर आपको ये बात पता है कि आप ऐसे ही इसको इवेल्युएट नहीं कर सकते। मतलब आप बोलो यार ये तीनों का सम कर लें, सही है, इन तीनों का सम कितना हो गया भाई, इन तीनों का सम हो गया सर 550 प्लस 605 प्लस 665.5, 1820.5। तो सर 1820 हमें रिटर्न मिल रहा है, 1200 की हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो सर 620 हमें फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। नहीं, मसला क्या है कि सर ये जो आपके कैश फ्लो है ये फ्यूचर में मिलने हैं, इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है सर, इंटरेस्ट रेट है हमारे पास, इंटरेस्ट रेट है 10%। तो सर 10% के हिसाब से इसमें 1 साल का, इसमें 2 साल का, और इसमें 3 साल का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो अगर मैं चाहता हूं प्रॉपर इवैल्यूएशन हो, तो सर मेरे लिए जरूरी है इन सब को मैं कहां पे ले आऊं, यहाँ पे करंट वैल्यू पे ले आऊं, मतलब कि इनकी डिस्काउंटेड कैश फ्लोज कैलकुलेट कर लूं। सही है। अब सर डिस्काउंटेड कैश फ्लोज कैलकुलेट करना है तो सर मैं क्या करूंगा सर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्स्ट कैश फ्लो
फर्स्ट कैश फ्लो की सर प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी, 550 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10%, एक मरतबा डिवाइड कर दूंगा यानी कि 1 प्लस 10% की पावर 1, ऐसा ही है। फिर सर अगर मुझे सेकंड वाले की चाहिए, सेकंड वाले की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दूं, सेकंड वाला कैश फ्लो कितना है 605। और सर तीसरे वाले की चाहिए तो फिर तीसरा वाला कितना है 665.5 डिवाइड बाय 1 प्लस 10% की पावर क्यूब, ऐसा ही है ना। लेकिन देखिए मैंने आपको बताया था कि इससे हमारे पास अलग अलग इंडिविजुअल कैश फ्लोज आएंगे, और मैंने आपको बताया हम जो आगे काम करने जा रहे हैं उसमें हमें इनकी इंडिविजुअल की जरूरत नहीं है, हमें इनकी एक सिंगल वैल्यू की जरूरत है। सही है। तो सर अगर इनकी सिंगल वैल्यू मुझे निकालनी है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज, सही है, ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज, ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज निकालनी है, तो सर मैं क्या करूं, मेरे पास जैसे यहाँ पे 3 है, मेरे पास सर यहाँ पे 3 है, तो सर मैं क्या करूं सर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्स्ट कैश फ्लो प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेकंड कैश फ्लो प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ थर्ड कैश फ्लो, सही है ना। तो सर अगर मैं इसको जरा एक्सटेंड करूं, तो सर मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, मतलब कि मेरे पास वर्किंग क्या बनेगी कि पहला 550 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% की पावर 1, ठीक है। फिर इसको मैं प्लस कर लूं 605 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% की पावर स्क्वायर प्लस 665.5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% की पावर क्यूब, ऐसा ही है ना सर। देखें ये सारे सबकी अलग अलग अपनी इंडिविजुअल मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, इनको सम कर लूंगा तो मेरे पास सबकी कंबाइंड प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। सही है। अब सर जरा मैं आपको बता रहा हूँ, आपके हाथ में कैलकुलेटर है ना, देखिए मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ आपने करना कैसे। सबसे पहले तो मेमोरी उसमें से उड़ा दें, मेमोरी उसमें से कैंसिल कर दें, एमसी कर दे तो मेमोरी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करें, अब सर 550 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10%, आपको पता है ना कितना होता है, 1 प्लस 10% कितना होता है 1.1। सर 1.1 से डिवाइड कर दें एक मरतबा और एम प्लस कर लें, ठीक है। मैं भी अपने पास करता हूँ इसको, पाएंगे कैलकुलेटर। अच्छा सर 550 डिवाइडेड बाय 1.1, 500 हो गया, इसको एम प्लस कर लें। फिर सर 605 जो है ना, 605 इसको 1 प्लस 10% की पावर स्क्वायर से डिवाइड करना, यानी कि 1.1 से 2 मरतबा डिवाइड करें, 1.1 डिवाइड करें, फिर दोबारा 1.1 से डिवाइड करें, जो आंसर आ रहा है उसको भी एम प्लस कर लें। फिर सर 665.5 को 3 मरतबा 1.1 से डिवाइड करें, और सर जो आंसर आया है उसको एम प्लस कर लें। तीनों आंसर एम प्लस हो गए। अब सर मेमोरी रिकॉल करें, मेमोरी रिकॉल करें, सही है, मेमोरी रिकॉल करें। तो सर आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, $1500। आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, $1500 आ जाएगा। सर ये हमारे पास आ गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज। तो सर अगर देखा जाए तो मेरा ये वाला फॉर्मूला एक्सटेंड होके क्या बन गया, फर्स्ट कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर 1, ठीक है, 1 प्लस आर की पावर 1 प्लस सेकेंड कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर 2 प्लस थर्ड कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर क्यूब। ये मेरे पास हो गया फॉर्मूला, ठीक है सर, सही है। तो सर ये हमारे पास इसका तरीका है कैलकुलेटर पे सॉल्व करने का। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज, सर वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, वो ये है सर, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने हर एक वैल्यू को क्या करा, हर एक वैल्यू को आपने डिवाइड कर दिया, यानी कि आपने क्या करा, कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर एन, आर की पावर एन से आपने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे आपने क्या करा, 1, हर कैश फ्लो को उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 1 प्लस आर मतलब इंटरेस्ट रेट की पावर एन, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ पीरियड से आपने डिवाइड कर दिया। तो सर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो कैलकुलेट करने का एक ये वाला फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल
कैश फ्लो कैलकुलेट करने का एक ये वाला फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो कैलकुलेट करने का सर ये हमारा पहला फॉर्मूला है। अब थोड़ा सा अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं तो सर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर एन, 1 प्लस आर की पावर एन। सर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मतलब कि इसको अच्छा करने के लिए जरा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है सर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब सर जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये मेरे पास ऐसे लिखा हुआ था ना, कैश फ्लो डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर एन। सर जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, क्या सर मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? क्या सर मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ, सही है ना। मैंने क्या किया कि ये जो कैश फ्लो के डिनोमिनेटर में 1 प्लस आर की पावर एन था, इसको मैंने आगे ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया और नोमिनेटर में क्या लिख दिया, 1। सही है, 1 कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर एन। सही है। अब सर अगर आप नोट करें ना, अगर आप नोट करें तो यहाँ पे हर एक कैश फ्लो, यहाँ पे हर एक कैश फ्लो आपके पास ये 1 प्लस आर की पावर एन से ही मल्टीप्लाई हुआ है। बेसिकली हर कैश फ्लो डिवाइड हुआ है 1 प्लस आर की पावर एन, लेकिन मैं इस तरीके से क्या कह सकता हूं कि हर एक कैश फ्लो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर एन से ही मल्टीप्लाई हुआ है ना। मैं इसको ये भी कह सकता हूँ, सही है। या तो मैं ये कहूँ कि हर एक कैश फ्लो 1 प्लस आर की पावर एन से डिवाइड हुआ है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे हर एक कैश फ्लो किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 1 प्लस आर की पावर एन से क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। अब सर ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास एरिया है ना, ये जो हमारे पास आइटम है, ये जो हमारे पास फैक्टर है, जिससे आपका हर एक कैश फ्लो मल्टीप्लाई हो रहा है, जिससे आपका हर एक कैश फ्लो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सर कहते हैं डिस्काउंट फैक्टर या फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट फैक्टर या फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। हर एक कैश फ्लो आपका इसी से ही मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, डिस्काउंट फैक्टर या फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कहते हैं। ठीक है सर। तो सर आप ये क्यों बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहा हूं कि भाई आपके पास जो सॉल्व करने का तरीका है ना एग्जाम के अंदर, वो थ्रू ये डिस्काउंट फैक्टर है, वो थ्रू ये डिस्काउंट फैक्टर है। मतलब क्या आपको एग्जाम के अंदर ये नहीं करना होगा कि कैश फ्लो को डिवाइड करें 1 प्लस 10% की पावर एन से या 1 प्लस आर की पावर एन से डिवाइड नहीं करना होगा। आपको बेसिकली कैश फ्लो को मल्टीप्लाई कर देना होगा 1 प्लस आर की पावर एन से। सही है, आर की पावर एन से। तो सर बात तो सेम ही है, अगर मैं 1 को डिवाइड कर दूं 1 प्लस 10% की पावर 1 से और फिर इससे मल्टीप्लाई करूं, आंसर तो सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन आपको ये डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, आपको ये डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये फैक्टर एग्जामिनर ने आपको एक टेबल के अंदर खुद ही निकाल के दिए हुए होंगे, ये फैक्टर एग्जामिनर ने आपको खुद ही निकाल के दिए हुए होंगे। सही है सर, कहाँ दिए हुए होंगे, एक टेबल के अंदर। तो सर वो टेबल के अंदर इसको ढूंढेंगे किस चीज की बेसिस पे, सर दो ही चीजों की बेसिस पे, आर और एन की बेसिस पे, आर और एन की बेसिस पे, यानी कि इंटरेस्ट रेट और नंबर ऑफ ईयर्स की बेसिस पे। सही है, कहाँ है, ये रहा, ये रहा, देखें ये आपके पास है प्रेजेंट वैल्यू टेबल, ये आपके पास क्या है, प्रेजेंट वैल्यू टेबल। ये एग्जामिनर ने दिया हुआ होगा, आप जब सॉफ्टवेयर में भी जाएंगे ना, नीचे टेबल खोलेंगे उसके अंदर आ जाएगा। तो सर यहाँ पे आपके पास ये 10% है, इंटरेस्ट आ गया 10%। सही है, और फर्स्ट ईयर का जो डिस्काउंट फैक्टर है वो क्या है, 0.909। क्या है, 0.909। ये एग्जामिनर ने आपको खुद ही निकाल के दिया हुआ है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप खुद भी निकाल सकते हैं। कैसे, आपको पता है फर्स्ट ईयर का डिस्काउंट फैक्टर निकालना है, सही है, तो आप क्या करो, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर 1 से डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% से डिवाइड कर दो, यानी कि 1 डिवाइड बाय 1.1 करके देख लें, ये आएगा 0.909। इसी तरीके से सर अगर ये सेकंड ईयर का डिस्काउंट फैक्टर आपको चाहिए, तो एग्जामिनर ने क्या दिया हुआ है, 10% है सेकंड ईयर का 0.826, लेकिन आपको खुद को निकालना है, तो आप क्या करो, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 से 2 मरतबा डिवाइड कर दो, 1 को 1.1 से 2 मरतबा डिवाइड कर दो, 0.826 आ जाएगा।
इसी तरीके से सर थर्ड ईयर का आपको चाहिए ना डिस्काउंट फैक्टर, खुद ही निकाल लो आप। 1 डिवाइडेड बाय 1.1 से 3 मरतबा डिवाइड कर दो, आपके पास कितना आ जाएगा 0.751। चेक कर लें यहाँ पे, ये रहा 10% का 0.751। तो आपके पास एग्जाम के अंदर वर्किंग कैसी है, थ्रू डिस्काउंट फैक्टर। मतलब कि आपको क्या करना है, हर एक कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करना उसके डिस्काउंट फैक्टर से। अब एग्जामिनर ने तो आपको टेबल के थ्रू दिया होता है, लेकिन टेबल में मसला क्या होता है कि अगर आप कंफ्यूज हो गए कि यार ये वैल्यू है ये वैल्यू है, इधर उधर हो गया तो मसला हो जाएगा। तो अगर डिस्काउंट फैक्टर के थ्रू करना है तो दो तरीके हैं। पहला तरीका डिस्काउंट फैक्टर खुद निकाल लो, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर एन करके, ठीक है। जिस ईयर का निकालना है उसको पावर में रखो और 10% जो है आर की जगह रख दो। लेकिन लेकिन ये तो उस वक्त करना है ना, ये तो उस वक्त करना है जब ऐसे बेस में पूछे। अगर एमसीक्यूज में पूछता है तो आपसे कौन पूछ रहा है कि आपने ऐसे कैलकुलेशन की है या ऐसे कैलकुलेशन की है? आपसे तो नहीं पूछ रहा ना कोई कि भाई आपने कैश फ्लो को मल्टीप्लाई किया है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर एन से, या आपने कैश फ्लो को डायरेक्टली डिवाइड कर दिया 1 प्लस आर की पावर एन से। ये तो एग्जामिनर नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो सर अगर आपको एमसीक्यूज के अंदर आता है तो डायरेक्टली आप ऐसे ही करेंगे जो तरीका मैंने आपको बताया। बहरहाल अगर आपकी मर्जी, अगर आपको लगता है नहीं सर ऐसे नहीं करना, सही है ना, या डिस्काउंट फैक्टर निकाल के करना है या फिर टेबल के थ्रू करना है, तो आपकी मर्जी, आंसर सेम ही आएगा। मैं आपको ज्यादा शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो सर ये बात हो गई। अब सर इसी बेसिस पे जरा इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। ये मैं क्यों सॉल्व करा रहा हूँ ये आगे पता चल जाएगा। मैं इसी बेसिस पे इस क्वेश्चन को जरा दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ। मतलब इसी बेसिस का मतलब, अब मैं ये जो डिस्काउंट फैक्टर है इसकी बेसिस पे। तो सर आपको पता है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज चाहिए। तो सर अब यहाँ पे फर्स्ट वाले की वैल्यू निकालने के लिए, फर्स्ट वाले की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट ईयर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है। फिर क्या करेंगे सर, सेकंड ईयर के निकालने के लिए सेकंड कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय सेकंड ईयर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और फिर सर मल्टीप्लाई बाय, सॉरी प्लस करेंगे थर्ड कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय थर्ड ईयर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है। अब सर फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो कितना है 550, मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, या तो टेबल से देख के निकाल लें या फिर आपको खुद मैंने निकालना सिखा दिया है। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर एन, ठीक है ना। 1 डिवाइड बाय 1.1, क्योंकि फर्स्ट ईयर का है तो ए की पावर 1 होगी, तो 1 से कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद एक मतलब डिवाइड कर दें। फिर उसके बाद सेकंड ईयर का कैश फ्लो 605 मल्टीप्लाई बाय सेकंड ईयर का डिस्काउंट फैक्टर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% की पावर स्क्वायर, यानी कि 1 को 2 मरतबा 1.1 से डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 0.826। सही है। अच्छा ये एम प्लस करते जाना है, ये आपने पहले एम प्लस कर लिया या फिर आपने दोबारा एम प्लस कर लिया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर सर उसके बाद 665.5 मल्टीप्लाई बाय थर्ड ईयर का डिस्काउंट फैक्टर। अब सर 1 डिवाइडेड बाय 1.1 से 3 मरतबा डिवाइड कर दें, या फिर टेबल से निकाल लें, सेम ही आएगा। फिर ये भी निकाल के एम प्लस कर दें तो सर ऑटोमेटिकली आपके पास प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500 की आ जाएगी। सही है सर, समझ आ गया। तो मैंने आपको जो हमारी वर्किंग थी वो भी बता दी, सही है। हमारी मतलब जो मैं वर्किंग करा तो मैं ऐसे ही कराता हूँ, सही है। ये भी मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, एम प्लस करते रहना है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि डिस्काउंट फैक्टर के थ्रू कर कैसे करना है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि डिस्काउंट फैक्टर टेबल से कैसे निकलेगा, आप खुद निकालना चाहो तो कैसे निकला, आपकी मर्जी है जैसे आपने करना है, सही है। यहाँ पे मामला खत्म नहीं हुआ। अब सर क्वेश्चन को जरा सा चेंज कर रहे हैं, जरा सा मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। अब मैं ये वर्किंग नहीं करूंगा, हम डायरेक्टली ये वाली वर्किंग करेंगे। सर चेंज क्या कर रहा हूँ, सर चेंज ये कर रहा हूँ कि अब सर सपोज मेरे पास सर एक और प्रोजेक्ट था जिसके अंदर सर इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, सर इन्वेस्टमेंट चाहिए 1200 की। और सर रिटर्न की क्या सिचुएशन है, सर रिटर्न है 500, फिर रिटर्न है 500, और फिर रिटर्न है 500 का। ये सिचुएशन थी, ठीक है। मतलब कि वही प्रोजेक्ट में एक ही मरतबा इन्वेस्टमेंट हो रही है, 3 मरतबा रिटर्न मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि सर आपको सेम वैल्यू ऑफ रिटर्न आपको हर एक ईयर पे मिल रहा है। तो सर पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको सेम अमाउंट ऑफ मनी एक से ज्यादा ईयर में मिल रही होती है, तो सर ये जो सेम अमाउंट ऑफ मनी होती है ये क्या कहलाता है, ये आपके पास कहलाता है, ये आपके पास कहलाता है एन्युटी, ठीक है। ये आपके पास क्या कहलाता है, एन्युटी कहलाता है। अच्छा तो सर अब क्या करेंगे, सर अगेन सेम सिनेरियो, ठीक है ना, अगेन सेम सिनेरियो, इसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अगेन सेम सिनेरियो, अभी सेम है, हम उसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे।
सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्स्ट कैश फ्लो प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेकंड कैश फ्लो प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ थर्ड कैश फ्लो। सही है, आगे का फॉर्मूला भी यही है। सही है सर, सिर्फ यहाँ पे आपकी वैल्यूज चेंज हो गई। ये आपकी सारी 5-500 हो गई, 5-500 हो गई। ठीक है, 5-500 हो गई। तो सर अब क्या करें? सर अब सबकी वैल्यू अलग अलग निकाल निकाल के, मतलब के 500 की पहले एक मरतबा वैल्यू निकालें। 500 डिवाइडेड बाय 1.1, पहला वाला जो 500 है इसको एक मरतबा 1.1 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 454.5 एम प्लस कर लेंगे। फिर उसके बाद सर आपके पास आ जाएगा 500 डिवाइड बाय 1.1 डिवाइड बाय 1.1, 413 एम प्लस कर लेंगे। ठीक है ना? फिर उसके बाद सर 500 डिवाइड बाय 1.1 डिवाइड बाय 1.1 डिवाइड बाय 1.1, 375.5 आएगा। सही है, इसको एम प्लस कर लेंगे तो सर तकरीबन 743 आ गया। सॉरी, एम आर करेंगे, मेमोरी रिकॉल करेंगे तो कितना आ जाएगा? तकरीबन 1243 आ गया। 1243 ऐसा ही है, 1243 आ गया। ऐसा ही है ना? आ रहा है, देख लें जरा, वेरीफाई कर लें। आ गया। अब सर मैं आपको इसमें जरा शॉर्टकट बताता हूँ। मैंने इसीलिए एन्युटी कराया क्योंकि एन्युटी में हमें थोड़ा सा फायदा हो जाता है। एन्युटी में हमें थोड़ा सा फायदा हो जाता है दोनों तरीकों से। आप कैसे भी कैलकुलेट करें थोड़ा सा फायदा होगा। सर अब जरा कैलकुलेटर उठा लेते, कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे मैं सिर्फ आपको कैलकुलेटर चलाना सिखा रहा हूँ, अब तक हम किसी मेथड पे गए भी नहीं है। सर मेमोरी कैंसिल कर दें, सारी मेमोरी कैंसिल कर दें। अब सर पहले क्या करें, 500 को डिवाइड करें, 500 को डिवाइड करें 1.1 से m प्लस कर लें। 500 को डिवाइड करें 1.1 से m प्लस कर लें। हो गया? अभी कुछ अभी छेड़ना नहीं है, ये आंसर रहने दे सामने। 500 को डिवाइड किया, 1.1 से m प्लस कर दिया, अब वही रुक जाए। देखें, आपने पहले वाले 500 जो है ना इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। अब आपको ये दूसरे वाले की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये सेकंड ईयर पे है तो इसको 2 मरतबा डिस्काउंट करना है। 2 मरतबा डिस्काउंट करने का मतलब 2 मरतबा 1.1 से डिवाइड करना है। तो आप खुद सोचो कि अभी जो आपने इसको डिवाइड किया था एक मरतबा 1.1 से, तो इसकी आपकी एक एक मरतबा डिस्काउंटिंग वाली वैल्यू तो आ चुकी है। तो क्यों ना जो आपके पास आंसर आया है उसी को ही एक और मरतबा 1.1 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। क्या कहा मैंने? पहले वाले की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 500 आया था, सॉरी 500 लिया था, डिवाइड किया था 1.1 से, कितना आ गया था? 454.5। ये आपके पास इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। सही है, इसकी आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब सर ये 500 आपके पास 2 साल पे है ना, आपको 2 मरतबा 1.1 पे डिवाइड करना है। तो सर आपने अभी ये वाला 500 इसको तो 1.1 पे डिवाइड किया है, एक मरतबा 1.1 से डिवाइड किया है ना, तो सर दोबारा इसके लिए 2 मरतबा डिवाइड करने की क्या जरूरत है? एक मरतबा डिवाइड करके तो ऑलरेडी वैल्यू आ चुकी है। तो आप इसको एक मरतबा और 1.1 से डिवाइड कर दो, तो इसके बाद इसकी भी आपकी क्या आ जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू। उसको क्या करो? एम प्लस कर लो। फिर सर तीसरे वाले की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए ना, तो 1.1 से कितनी मरतबा डिवाइड करना है? 3 मरतबा ना। 2 मरतबा तो इसकी वैल्यू डिवाइड करके ऑलरेडी निकाल चुके हो, एक और मरतबा 1.1 से डिवाइड कर दो तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, एम प्लस कर लो। आपके पास दोबारा 1243 आ जाएगा। दोबारा 1243 आ जाएगा, मतलब कि जो वैल्यू शुरू से आपने ली थी ना 500 की, उसी को यूज करके आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। समझ आया? कैलकुलेट करें जरा, देखें हो रहा है, प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर। सही है ना? आपको एन्युटी में ये फायदा है, आपके पास हर कैश फ्लो सेम है। तो भाई अगर आप पहले कैश फ्लो को एक मरतबा 1.1 से डिवाइड कर रहे हो, उसकी तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई। सेकंड वाले को भी तो आपने 2 मरतबा 1.1 से डिवाइड करना है, तो जो पहले वाले की वैल्यू आई है एक मरतबा डिवाइड करके उसको एक और मरतबा डिवाइड कर दो, दूसरे की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। एक और मरतबा डिवाइड कर दो, तीसरे की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। एक और मरतबा डिवाइड कर दो, चौथे की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। एक ही वैल्यू से आप पूरे कैश फ्लोज की वैल्यूज निकाल लोगे। बस एक एक मरतबा डिवाइड कर करके एम प्लस करते रहो, आपके पास सबकी प्रेजेंट वैल्यू आके मेमोरी में सेव हो जाएंगी। मेमोरी रिकॉल करो, डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ और कैश फ्लोज आ जाएगा। देखिए सर, बताएं आ रहा है? प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम कोशिश करेंगे सारा काम कैलकुलेटर से करें। सही है, आ गया 1243 आ गया 500 को डिवाइड करके। चले आगे, चले। अब सर, अब सर दूसरे वाले पे आ जाते हैं, दूसरे वाले मेथड पे आ जाते हैं। इसके मेथड के अंदर भी थोड़ा सा हमारे पास बेनिफिट है, इसके मेथड के अंदर भी हमारे पास थोड़ी सी आसानी है, इसलिए अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन समझा रहा हूँ। सर कहानी वही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज निकालने हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्स्ट कैश फ्लो प्लस प्रेजेंट वैल्यू सेकंड कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ थर्ड कैश फ्लो। ठीक है ना? इसके अंदर आपके पास रेट तो सेम ही है। ठीक है ना? फर्स्ट ईयर का आपके पास डिस्काउंट फैक्टर यही है, सेकंड ईयर का यही है, थर्ड ईयर का यही है। सिर्फ क्या है कि वैल्यूज चेंज हो रही है। वैल्यूज क्या है? 500, यहाँ पे भी 500 है, यहाँ पे भी 500 है। ठीक है, अब कैलकुलेट करके देख लें जरा। 500 मल्टीप्लाई बाय 0.909,
प्लस 500 मल्टीप्लाई बाय 0.826 प्लस 500 मल्टीप्लाई बाय 0.751, 1243 आ जाएगा। ठीक है ना, 1243 आ जाएगा। सही है। अब सर जरा गौर करिएगा, अब सर जरा गौर करिएगा। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तीन ब्रैकेट्स आपस में प्लस हो रहे हैं और तीनों के अंदर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, जिसमें से एक वैल्यू हर एक ब्रैकेट में क्या है, एक वैल्यू हर एक ब्रैकेट में क्या है, सेम है। तो आपको मैथमेटिकल रूल शायद याद हो कि अगर काफी सारे ब्रैकेट्स प्लस हो रहे हैं, उसमें से हर एक में दो दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, जिसमें से एक वैल्यू सेम है, तो आप क्या कर सकते हो, उस एक वैल्यू को क्या निकाल सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो। इसको कॉमन निकाल लिया। अब आगे मल्टीप्लाई और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751। सही है। तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम ये करते कि हर एक 500 को अलग अलग डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते। इससे बेहतर ये था कि हम जो है सारे डिस्काउंट फैक्टर, 3 साल के डिस्काउंट फैक्टर्स को सम कर लेते और उसके बाद एक साथ 500 से मल्टीप्लाई कर देते। बिल्कुल यही कहने का मतलब है। लेकिन जरा इनको सम करें, जरा इनको सम करें, इनको सम करें, क्या आएगा, इनको सम कर लें। 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751, सर क्या आ गया, 2.486, 2.486 आ गया, आ गया। अब एग्जैक्ट यही वैल्यू मैं आपको कहीं दिखाऊं, एग्जैक्ट यही वैल्यू मैं भी आपको दिखाता हूं, एग्जैक्ट यही वाली वैल्यू 2.486। ठीक है, एग्जैक्ट यही वैल्यू मैं आपको दिखाता हूँ। आपका इंटरेस्ट रेट कितना है, 10% है, और यहाँ पे ये वाले जो एन्युटी वाले कैश फ्लोज है, ये कितने ईयर तक मिल रहे थे, 3 साल तक मिल रहे थे। ऐसा ही है ना सर, ये देखें, आपका इंटरेस्ट रेट 10% है। ठीक है, एक मिनट जरा सा इसको, हाँ, इंटरेस्ट रेट सर आपका 10% है। सही है। कैश फ्लोज कितने अरसे तक मिल रहे हैं, 3 साल तक मिल रहे हैं। आपका इंटरेस्ट रेट सर 10% है, इंटरेस्ट रेट 10% है। कैश फ्लोज कितने साल तक मिल रहे हैं सर, 3 साल तक। क्या है, 2.48685, 2.486। सर ये कैसे आया, सर ये ऐसे ही आया। 3 साल के आपके जो कैश, आपके जो कैश फ्लोज थे वो सेम थे ना, तो आपने उनके डिस्काउंट फैक्टर्स को क्या कर दिया, सम कर दिया। आपने उनके डिस्काउंट फैक्टर्स को सर क्या कर दिया, सम कर दिया। सम कर दिया तो सर वो क्या बन गया, 2.486। सर ये जो आपका डिस्काउंट फैक्टर है ना, ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो सर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है तो फिर क्या होगा, सर इसका भी अलग टेबल होता है, इसका भी अलग टेबल होता है। आपको ये उसमें से मिल जाएगा और ये टेबल आपको एग्जामिनर ने दिया हुआ होगा। सर ये क्या कहलाता है, सर ये आपके पास कहलाता है एन्युटी फैक्टर। ये कहां से मिलेगा सर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी से मिलेगा। समझ आई बात, ये कहां से मिलेगा सर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी टेबल से, आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी टेबल से मिलेगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी टेबल से मिल जाएगा। ये क्या कहलाता है, आपका एन्युटी फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, एन्युटी फैक्टर कहलाता है। तो सर अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो है कि आपके पास एक से ज्यादा ईयर्स के अंदर जो कैश फ्लोज मिल रहे हैं, उनमें से हर एक कैश फ्लो सेम है, तो अगर आपको उनको डिस्काउंट करना है तो आप या तो ये करो, हर एक की अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू निकालो, ठीक है, कैसे भी निकाल लो हमारे तरीके से, या फैक्टर निकाल के। या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप चले जाओ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी टेबल पे और वहां पे क्या करो, इंटरेस्ट रेट 10%, और ये जो एन्युटी वाले कैश फ्लोज है ये कितने साल तक मिल रहे हैं, 3 साल तक। 3 का आप जब फैक्टर देखोगे ना, एन्युटी फैक्टर, तो वो यही आएगा। आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज आ जाएगी। लेकिन सर इसके अंदर ये बात याद रखिएगा कि ये जो एन्युटी फैक्टर है ना, ये सबके इंडिविजुअल डिस्काउंट फैक्टर्स का सम है। तो जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास हर एक कैश फ्लो की अलग अलग अमाउंट नहीं आएगी, बल्कि आपके पास सबकी कंबाइंड प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, सबकी कंबाइंड सिंगल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ये इसमें याद रखनी है बात। तो इसका मतलब सर ये वाला सिनेरियो जो है ना, आपके पास पेबैक पीरियड में फॉलो नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे आपको सबकी अलग अलग वैल्यूज चाहिए होती है। तो वहां पे इन एनी केस आपने डिस्काउंट फैक्टर यूज करना है। हाँ, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो एन्युटी फैक्टर, ठीक है। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हो कि सर इसके थ्रू तो क्वेश्चन आसान हो गया, तो मैंने ये जो आपको तरीका बताया कैलकुलेटर वाला, ये भी प्रॉब्लमेटिक नहीं था कि एक ही $500 की वैल्यू को पहले एक मरतबा डिवाइड करो 1.1 से मेमोरी कर लो, फिर एक और मरतबा डिवाइड करके मेमोरी कर लो, फिर एक और मरतबा डिवाइड करके मेमोरी प्लस कर लो, उससे भी डायरेक्टली आ जाएंगे। तो मैं इसको क्यों अवॉइड करवा रहा हूँ, इसलिए ताकि आपसे टेबल के अंदर गलती ना हो जाए। सही है। और सर यहाँ पे ना सिर्फ मैंने आपको एन्युटी वाला सिनेरियो, ना सिर्फ सर मैंने आपको एन्युटी वाला सिनेरियो कैलकुलेटर से सॉल्व करना सिखा दिया, ना सिर्फ आपको एन्युटी फैक्टर से सॉल्व करना सिखा दिया, मैंने आपको एन्युटी फैक्टर निकालना भी सिखा दिया। अगर आपको एन्युटी फैक्टर चाहिए ना, आप खुद निकाल सकते हो। हर एक ईयर का डिस्काउंट फैक्टर निकालो, उन सबको प्लस कर दो,
सही है, तो क्या बन जाएगा एन्युटी फैक्टर, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब आपके पास एक से ज्यादा या इसके अंदर जो अमाउंट मिल रही है वो क्या हो, एन्युटी हो, सेम हो। सही है, तो सर ये हमारी यहाँ पे पूरी वर्किंग थी, समझ आई। इसके अंदर कोई चीज पूछनी है तो बता दें, फिर हम इसके बाद अब आगे चल रहे हैं मेथड से। यहाँ पे मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन समझा दी, जहाँ पे अलग अलग इंडिविजुअल कैश फ्लोज है वहां पे भी कैसे प्रेजेंट वैल्यू आएगी, और अगर जहाँ पे सेम कैश फ्लोज यानी कि एन्युटी है वहां पे कैसे आएगी, कैलकुलेटर से भी और थ्रू टेबल भी। ठीक है सर।